नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बैटल ऑफ बंगाल में आज हम बात करेंगे मोदी, ममता और मतुआ पर। जी हां, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हैं। दरअसल यहां 30% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और चुनाव में खास महत्व रखती है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी चुपचाप अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST समुदाय पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वो इसलिए कि पश्चिम बंगाल की आबादी का लगभग 5.8% हिस्सा ST और 23.51% आबादी अनुसूचित जाति यानी कि SC की है। पश्चिम बंगाल में ST के लिए 16 आरक्षित सीटें हैं, वहीं राज्य की 294 में से 68 विधानसभा सीटें SC के लिए आरक्षित, लेकिन उनका प्रभाव आरक्षित सीटों से अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां SC और ST वोटों की मदद से 42 में से 18 सीटें हासिल की और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इन्हीं दोनों वर्गों को साधने की तैयारी में है। बीजेपी का सबसे अधिक जोर SC वर्ग पर है, क्योंकि बंगाल की लगभग 60 हिंदू उपजातियां SC कैटेगरी में आती है। इनमें से 3 प्रमुख है, राजवंशी, नामशुद्ध और बांगड़ी मतुआ, जो 2019 से चर्चा में है। नामशुद्ध समुदाय का ही हिस्सा है। मूल रूप से अधिकांश नामशुद्ध पार्टीशन के समय पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 11 फरवरी को घोषणा की कि केंद्र देश में CA लागू करेगा। तो बता दें, आज की डिबेट हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले कुछ झलकियां देख लेते हैं। हमारी लोग जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देते, DIB होते, तब दलील मांगते, तब पासपोर्ट की इंक्वायरी की जो वक्त थे वो दलील मांगते। ये जो समस्या है इसकी एक ही हाल है, नागरिकता। ये सिर्फ ममता बनर्जी की एक चाल है, बस वोट के लिए। जो अभी सामने इलेक्शन है, उनको पता है कि अगर उनको सरकार बनानी है बंगाल में तो उनको मतुआ समाज के ऊपर डिपेंडेंट होके ही बनानी है। अभी जब हम लोगों ने केंद्र सरकार को, BJP को सपोर्ट किया है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। और ये सिर्फ मतुआ समाज को, इन्हें पूरे बंगाल के लोगों को झूठ बोल के बस गंदी मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। तो मतुआ समाज के जरिए अब भारतीय जनता पार्टी वोट साधने में जुटी हुई है। बता दें, ममता बनर्जी ने भी मतुआ समाज के लोगों को ये वादा किया है कि भूमि दिलाएंगे। तो बता दें, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी कि मतुआ समाज का वोट किसे जाता है, ममता दीदी को या फिर मोदी को, या फिर कांग्रेस भी वहां कुछ कर पाती है। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है उससे आपको एक बार ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ मिथुन सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नवीन मिश्रा, BJP नेता, जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ फरीद खान जी, TMC नेता, जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले सवाल मैं फरीद जी से चाहूंगी, हमारे साथ TMC नेता जुड़े हुए हैं। फरीद जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे चाहूंगी, जिस तरह से BJP अब मतुआ समाज को साधने में लगी हुई है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी के जरिए चुनाव जीता था, ये वादा किया था कि CA की नागरिकता दिलाई जाएगी, और अब फिर से एक बार विधानसभा चुनाव जब आया है तो मतुआ समाज को साधने में लगी हुई है। ये बात हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भी बहुत कुछ किया है मतुआ समाज के लिए, लेकिन अब क्या? देखिए, हम मतुआ समाज हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समाज है और हम सभी उनको मानते हैं। और ममता बनर्जी तो सिर्फ इलेक्शन आने के वक्त ही किसी के पास नहीं जाती, जिस तरह से BJP वाले लोग सिर्फ वादा करके चले जाते हैं। हमने उनके समाज में जो मान सम्मान जो उनको दिया, उनको सराहों पर बैठाया और हम उनको यहाँ का शहरी मानते हैं और हमेशा तो वो यहाँ रहते चले आए हैं। आज अचानक BJP यहाँ पर आके उनको बता रही है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं है। हमने तो यहाँ उनको नागरिक माना है और यहाँ के नागरिक है, वो यहाँ वोट देते हैं। हमने उन्हें MLA बनाया है, हमारे यहाँ वो मंत्री रह चुके हैं। आज जो इंसान MLA रह चुका है, मंत्री रह चुका है, इलेक्शन लड़ चुका है, आज उसको हम कैसे कहते हैं वो यहाँ का नागरिक नहीं है? BJP तो सिर्फ लोगों को बांटने में और लोगों को डरा के काम करने के लिए आई है और इसलिए उनको डरा के उनको किया कि आप यहाँ के नागरिक नहीं है, मैं आपको नागरिकता दूंगा। हालांकि उसी डरा के उन्होंने उसको
लोकसभा में उनसे वोट दे लिया और आज तक उनको नागरिकता नहीं दे सके हैं। अब बोलते हैं कि जब ये वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा तो देंगे। अब आप अंदाजा लगाइएगा, वैक्सीनेशन का काम होते होता भी 10 से 15 साल लगेंगे, ताकि उनको लटका कर रखेंगे, नागरिकता नहीं देंगे। हमने हमारे मंत्री ने उन्हें समझाया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप 50 से 60 साल से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, आज तक आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, ना ही कोई आपको दुश्वारी होगी। आप यहाँ के नागरिक हैं, आप यहाँ वोट दे सकते हैं, आप यहाँ पासपोर्ट बना सकते हैं, आप यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप यहाँ मंत्री बन सकते हैं, फिर आपको तकलीफ किस चीज जी। तो लेकिन फरीद जी नागरिकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नागरिकता तो मिली नहीं उन्हें, और अब ऊपर से आप डर दिखा रहे हैं कि एनआरसी अगर लागू होता है तो आप लोगों को बांग्लादेश जाना होगा। ये डर ममता बनर्जी वहाँ के लोगों को बता रही है। ये डर बीजेपी वाले दिखा रहे हैं, उन्हें कोई चीज की डर नहीं है, वो यहाँ के नागरिक हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ डराने का काम करते हैं, लोगों को डरा के उनसे वोट लेने का काम करते हैं, देने का काम नहीं करते। अगर बीजेपी वालों को इतना ही दर्द था तो अभी तक तो उनको नागरिकता दे देनी चाहिए थी। 2019 से इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था, आज नहीं दे रहे हैं। मथुआ समुदाय, हम बोलते हैं, आप दूसरे का छोड़िए, आप मथुआ समुदाय के लोग करीब 3 करोड़ लोग यहाँ पर हैं, आप उनको नागरिकता दे देते, मगर आपने अभी बोल दिया कि नहीं, जब तक कि वैक्सीन का काम नहीं हो जाएगा आपको नहीं दे पाएंगे। जिस स्पीड से वैक्सीन देने का काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, वो तो 10 से 12 साल लग जाएंगे, तो क्या हमारे भाई लोग ऐसी बेकार बैठे रहेंगे? मैं तो खुद उनसे डिमांड करता हूँ जल्द से जल्द उनको नागरिकता दी जाए। जी चलिए फरीद जी, आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मिथुन जी के पास जाना चाहूंगी। मिथुन जी, आप किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि सीए का विरोध तो आपने भी किया था? देखिए, हम तो सच्चे मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं। सीए की बात जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी एक दोगली पार्टी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इस समय 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में AIADMK के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ इन्होंने अनाउंस किया है कि यदि हम सरकार में आते हैं तो राज्य में सीए लागू नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज़रूर पूछिएगा कि सीए, जिस नागरिकता कानून की बात हो रही है, सीए एनआरसी को मिला करके इन्हीं ने कहा है कि यदि कोई हिंदू है और हम एनआरसी लागू कर देते हैं तो हिंदू वर्ग का व्यक्ति, उसे सीए के जरिए अपने आप नागरिकता मिल जाएगी। तो ये जो मथुआ समाज के लोग हैं, ये दलित समाज के लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें हिंदू नहीं मानते हैं, जो इनको डराया जा रहा है कि आपको नागरिकता नहीं मिलेगी? तीसरी बात, कोई भी ऐसा कानून जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे नागरिकता में विभेद करता हो, हमने हमेशा उसका डंके की चोट पर विरोध किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि क्या बंगाल से गरीबी खत्म हो गई है, जो आप गरीबी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या बंगाल में सबके पास रोजगार है? क्या बंगाल में बलात्कार नहीं होते हैं, अपराध नहीं होते हैं? मध्य प्रदेश से भी आपने ऐसे नेताओं को भेजा है जिनका रिकॉर्ड रहा है, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं तो आग लगाने वाला नेता हूं। ऐसे लोगों को भेजा है जो महिलाओं के बारे में गलत मानसिकता रखते हैं, जो दुनिया को बताते हैं कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, वैसे कपड़े पहनना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को भेज करके बंगाल के चुनावों को आप सामने रखेंगे तो किस तरीके के परिणाम आने वाले हैं वो हमने देखा। और ये एक नीति रीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनके पास विषय नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है। तो ऐसे विषय, ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे कि जात और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को उद्वेलित किया जाए और उनका राजनीतिक लाभ लिया जाए। जब बेरोजगार कोई होता है तो हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, मतुआ भी होता है, हर वर्ग का व्यक्ति होता है, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। अभी बड़ी हास्यास्पद बात नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में कही, अगर हम सरकार में आए तो हम बंगाल में रोजगार देंगे। अरे साहब, पूरे देश में दे दिया क्या आपने? पूरे देश में लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, आप बंगाल में जाके कहां से आप रोजगार दे देंगे? ये जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, अगर हम आए तो ये करेंगे। आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव के समय कहा था, यदि हम दिल्ली में आते हैं तो हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, पूर्ण राज्य तो छोड़िए, एक नया अमेंडमेंट पास किया है केंद्र सरकार ने, जिसकी वजह से एलजी वहां का मुख्य संरक्षक बन गया है। मुख्यमंत्री की अब कोई बड़ी भूमिका नहीं रह गई। चलिए मिथुन जी, तमाम सवालों के जवाब आपके हम लेंगे। नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल से। मैं सूर्यकांत जी के पास जाना चाहूंगी। सूर्यकांत जी, अब क्या लगता है, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ समाज, राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण पर ही आधारित हो गया है? जब चुनाव आता है तभी तमाम पार्टियां आती है और बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, सीए की सदस्यता दिलाएंगे। ममता बनर्जी कहती है कि वहां आपको जमीन दिलवाएंगे, नागरिकता दिलवाएंगे। देखिए भागीसा जी, नमस्कार। आपको पहले ये बता दूं कि कांग्रेस और तृणमूल के जो मित्र हैं, नवीन जी हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पहले उनसे जान लेते हैं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी।
देखिए, अगर पूरे 5 साल तक कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में हो विपक्ष में हो, अगर वो जनता के बीच काम करता है और जनता की आशाओं के अनुरूप पहल करता है, तो उसे चुनाव के समय इतनी ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ना इतने वादे करने पड़ेंगे, ना इतने दावे करने पड़ेंगे। यह बात सत्य है कि जब चुनाव आता है, जब नेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों को जनता की याद आती है और उन्हें फिर तरह तरह के वादे करने पड़ते हैं और जनता को अपने से जोड़ने के लिए। इसलिए यह बात तो सत्य है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम राजनीतिक दलों को आखिर इसी समय क्यों याद आती है मतदाताओं की, उनके कामों की, उनकी मांगों की क्यों याद आती है। अगर वो पूरे 5 साल उन पर ध्यान दें तो उन्हें इस तरह ना तो इतनी मेहनत करनी पड़े, ना इस तरह की बातें सामने आई। जहाँ तक मथुआ समाज की बात है, तो मथुआ समाज के लोगों द्वारा, मैं अभी कुछ दिन पहले ही टीवी पर देख रहा था एक सभा के दौरान, तो वहाँ की समाज के लोगों ने अपने लिए मांग की है कि उन्हें नागरिकता यहाँ दी जाए और वो नागरिकता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन वो पलायन करके आए हैं, पड़ोसी देशों से आए हैं यहाँ, और अगर नागरिकता नहीं मिलती है उन्हें, तो निश्चित रूप से उनके साथ तो एक गलत चीज़ है। इतने सालों से रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिलना ही चाहिए, सरकार किसी की भी हो। लेकिन जिस तरह से सीएए का कानून पास हुआ है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें बहुत जल्द नागरिकता मिलेगी। चलिए नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस और टीएमसी दोनों ने ही आरोप लगाए हैं कि जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी को सब कुछ याद आ जाता है। लोकसभा चुनाव की यदि बात करें, तब भी ये कहा गया था कि सीएए की नागरिकता वहां के लोगों को दिलवाई जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली। और अब फिर एक बार जब विधानसभा चुनाव आए, तब फिर से आपको ये याद आया है। और दोगली पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी को बताया है, और फरीद खान जी जो हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी यही कहा है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय ही सब कुछ याद आता है। जी नवीन जी, कहिए। पहले बता दूं कि कांग्रेस का चरित्र ही तिगली पार्टी वाली रही है, पूरे पुरानी पार्टी, और आज नेताओं का पोस्टर लगाने को नहीं मिल रहा है। बंगाल के चुनाव में उनके कार्यकर्ता झंडे ढूंढ रहे हैं। जिस सीपीएम ने उनके कार्यकर्ताओं को 34 सालों में, जी नवीन जी, कहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाकर के सीपीएम के नेताओं के पैर के तलवे चाट रहे हैं अधीर चौधरी को भेज के। इनका इतिहास पूरा दोगले से भी बदतर रहा है। और रहा तृणमूल का बात, मेरे भी फरीद खान जी बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, लोग हैं एक बड़ी सर नवीन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। स्क्रीन पर है और मिथुन जी और फरीद जी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मथुआ समाज की नागरिकता की मांग लास्ट 40-45 साल पहले की है, आज की मांग नहीं है जी। कांग्रेसियों ने चुनाव के समय में पहले पूरे मथुआ समाज को यूज किया, 3-4 दशक पहले तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी चालाकी के साथ उनको जोड़ा और उनके परिवार में गुरु माँ उस समय जिंदा थी, उनके परिवार से एमपी का टिकट दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार एक एलिमेंट अपने विधानसभा में लाएगी। और जबकि आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर में नागरिकता देने का कोई भी कानून है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, न कि राज्य सरकार के अधीन। ममता बनर्जी की कथनी और कथनी में कितना फर्क है, अब रिकॉर्ड निकाले पश्चिम बंगाल का, आपको समझ में आ जाएगा। रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्री जी ने कहा है कि अभी क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा महामारी चल रहा है कोरोना, हिंदुस्तान अभी भी उससे एकदम बाहर नहीं निकला है और इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम निश्चित तौर पर रुका हुआ है। और मेरे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे किस नाम पे, मैं बता दूं आपको कि पश्चिम बंगाल का ऐसा कोई गांव नहीं है, चाहे वो, और एक चीज और बता दूं आपकी, पश्चिम बंगाली छोड़ दें, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। हम संवैधानिक विचारधारा पे राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं, हम समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं करते। समाज के तोड़ने की राजनीति करने वाली ममता बंदोपाध्याय है, जो पूरे पश्चिम बंगाल को तुष्टीकरण के नाम पर पूरे पश्चिम बंगाल को उन्होंने दुनिया में कलंकित किया है। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ ठाकुर और नूरुल इस्लाम जैसे ऋषियों का ये जगह है, ये ममता बनर्जी के कारण और तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के कारण पूरी दुनिया में इतनी बदनाम हुई है कि आज पश्चिम बंगाल के लोग दूसरे प्रदेश में जाके बंगाल बोलते हैं तो उनको दूसरी नजर से देखा जाता है। ये तृणमूल कांग्रेस, उनके सिंडिकेट के लोग, उनके सांसद और मंत्री के द्वारा। आप हासिल तो जब करेंगे जब केंद्र सरकार के द्वारा इस महामारी में 5 केजी चावल और 1 केजी दाल परिवार के हर सदस्य के नाम पे हर परिवार में देना था। चावल हमने एफसीआई से दिया, दाल हमने एफसीआई से दिया। मुख्यमंत्री के लीडरशिप में उनके तमाम प्रधान, उनके काउंसलर, उनके एमएलए, उनके एमपी, उनके मंत्री, उनके सभापति, तृणमूल के कार्यकर्ता लूट मार मचा दिए। गरीबों को नहीं मिला। किसान को हम 6,000, पूरे हिंदुस्तान के हर किसान के अकाउंट में हमने 6,000 रुपए देने का काम किया। पश्चिम बंगाल में किसानों का अधिकार ममता बंदोपाध्याय ने छीना है। और पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए
भारत को, संविधान को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में चाहे मथुरा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे कोई प्रवासी समाज जो पश्चिम बंगाल में सैकड़ों साल से रहते हैं, इस मजबूती के साथ में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला है। हमने सेमीफाइनल खेल लिया और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आज 2 मई का रिजल्ट अब देखेंगे। जो मेरे तृणमूल के मित्र हैं, कांग्रेस के मित्र जो अब अपनी बात रख रहे हैं, ये कल्पना नहीं कर सकते इनके पैर के नीचे जमीन किस ढंग से भागेगी। ममता बनर्जी के कारनामे देखिए। मैं उसी भवानीपुर में हूँ जिस भवानीपुर से वो एमएलए 10 साल से। मैंने कई नेशनल चैनलों में ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी अगर ये गिना दे कि 25 साल सांसद रहते हुए। चलिए नवीन जी तमाम सवालों के जवाब जो आप कह रहे हैं वो हम मिथुन जी से जानेंगे। मिथुन जी अब क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति ये सिर्फ कांग्रेस टीएमसी जानती है। अब बड़ा अच्छा मजाक उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और कांग्रेस टीएमसी जो है ये जात धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि अगर किसी पार्टी, जैसे होता है ना किसी एग्जाम में हम बैठे होते हैं, उत्तर पता नहीं होता तो इधर उधर फिल्म की कहानी लिख दो, ठीक उसी तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की। जब विकास और चुनाव के मुद्दे इन्हें नजर नहीं आते, समझ नहीं आते, तो ये इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कभी धर्म ले आओ, जाति ले आओ, सीए ले आओ, एनआरसी ले आओ। आप 7 साल से सरकार में साहब, बताइए किसने आपको रोका था वहां पर ये कानून लागू करने में? राज्य सरकार की जहां तक बात है, राज्य सरकार के पास अगर ये अधिकार है वो नहीं लागू करना चाहे तो किस आधार पर आप वहां लागू करवा लेंगे? पहली बात। दूसरी बात आपने ये कही, आपने अभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने तमिलनाडु में क्यों ये कह दिया कि आप सीए एनआरसी नहीं लागू करेंगे। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मथुरा समाज के जो लोग हैं उन्हें आप हिंदू मानते हैं या गैर हिंदू मानते हैं। सीए एनआरसी अगर कभी लागू होता है तो इन्हें गैर हिंदुओं की श्रेणी में डाला जाएगा, हिंदुओं की श्रेणी में डाला जाएगा। आप नहीं दे पाएंगे इन बातों पर जवाब। हमारा निवेदन केवल एक है, आप लोगों ने जो काटने और बांटने की राजनीति बंगाल में शुरू कर दी है, वहां जाकर के लोगों को मारना, कभी इसका मर्डर कर दिया, कभी उसका मर्डर कर दिया। यदि आप लोग इस तरीके की राजनीति वहां बंगाल में करना चाहते हैं तो बंगाल की जनता आपको वहां माकूल जवाब देगी। आपको 2016 में भी दिया था और आपको 2021 में भी देगी और उसके बाद 2026 में भी देगी। नवीन जी आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप मिथुन जी ने जवाब दिया। फरीद जी आपके पास जाना चाहूंगी। तमाम आरोप नवीन मिश्रा जी ने लगाए हैं कि ममता बनर्जी ने क्या किया है, बेरोजगारी फैला दी। देखिए मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगा कि नवीन मिश्रा जी बोल रहे थे भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं और यहाँ की बात कर रहे हैं। भवानीपुर की कंस्टिट्यूंसी से आज की तारीख में भी एमएलए और अभी तक हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही एमएलए। और अगर हमको धोखा देके चले गए हैं, धोखा देके भाग गए नवीन जी, धोखा देकर नहीं। पंचपत मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप आंखें खोल कर चलते होंगे। अरे प्रवक्ता साहब, यहाँ तो जनता की आवाज मत दबाइए, अपने अपने टर्म में बोलने दीजिए ना सर। बिहार की जनता को तो दबा रहे हैं, डिबेट में भी आवाज दबाएंगे आप। यही है कि आप लोग किसी को बोलने नहीं देते हैं और खुद अपनी बातें रखते हैं। चिल्ला के आप समस्या विधानसभा में है। नहीं, आप पहले मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं जी फरीद जी, नवीन जी आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन फरीद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो आपने इतने सवाल, जो इतने आरोप आपने टीएमसी पर लगाए हैं, उसका जवाब फरीद जी देंगे। जी फरीद जी कहिए। जी। और रही दूसरी बात, ये लोग तो सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं। आज मधुआ समुदाय आज 7 साल की सरकार में है। आपको सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही क्यों याद आता है कि उनको नागरिकता देनी है? आप 7 साल से तो आए हैं, आपको मालूम तक जो काम कांग्रेस ने नहीं किया था, आप कहते थे काम अधूरा है। आपने उस मधुआ समुदाय को नागरिकता क्यों नहीं दी? आपको सिर्फ नागरिकता देने की बात इलेक्शन के टाइम याद आती है। आपने 2018 में उनको बेवकूफ बनाकर उनसे इलेक्शन में एक सीट ले ली, मगर आज तक आपने उनको नागरिकता क्यों नहीं दी? और आज जब नागरिकता देने की बिल पास आई है तो आप बहाना करके चले जा रहे हैं और पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आप बोलते हैं कि वैक्सीन का काम पूरा होने तक मैं नहीं दे पाऊंगा। आप क्या डेट बता सकेंगे कि वैक्सीन का काम कब तक पूरा होगा? आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम लोगों का वोट लेकर चले जाए। और आप बात करें संविधान की, हम भी तो संविधान की बात करते हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करते। हम संविधान में जो हम देशवासियों को अधिकार दिया, हम उस अधिकार की बात करते हैं। हम मधुआ समुदाय को जो उनका अधिकार है वो देने की बात करते हैं। लेकिन फरीद जी अभी तक फिर नागरिकता क्यों नहीं मिली वहाँ के लोगों को? लोकसभा चुनाव में ये पूरा समाज बीजेपी के साथ गया। जी, नागरिकता तो देखिए केंद्र सरकार को देने का अधिकार है, वो दे। हम तो मांग कर रहे हैं तो नागरिकता दे, जल्द से जल्द दे। अब तो वो बहाना खोज रहे हैं कि वो वैक्सीन का काम पूरा हो जाएगा तब दे। हमने उनका जो अधिकार देना था दिया, हमने उनकी हर तरह की रक्षा की। हम उनको अपना यहाँ का नागरिक मानते हैं। हमने यहाँ पे एमएलए उन्हें बनाया, हमने उन्हें यहाँ मंत्री बनाया, हमने उनको लोकसभा में भेजा। हमने तो सारे अधिकारों को दिए।
अब नागरिकता देने का जो काम है, क्योंकि वो केंद्र सरकार ही खुद कर सकती है, तो वो उनके बारे में बोले, मगर वो बहाना कर रहे हैं, वोट लेके चले जाएंगे, फिर कल भूल जाएंगे। ये लोग तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी तो जमीन की राजनीति करती है, हमेशा उनके साथ रहती है, हमेशा जनगण के साथ रहती है। हम लोग ग्रास रूट के लोग हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर के लोग नहीं है, हम लोग हवाई जहाज के लोग नहीं है, हम लोग हमेशा पब्लिक के बीच में है। इसीलिए देखिए जिस तरह से नवीन जी ने बताया कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के भाग गए, जो उनकी भूल है। उनके एक बंदे ने चैलेंज किया था, ममता बनर्जी ग्रास रूट लेवल के वर्कर है, उन्होंने उस चैलेंज को। चलिए फरीद जी सूर्यकांत जी से जवाब मांगते हैं। सूर्यकांत जी क्या लगता है ये सीए का जो मुद्दा है वो कितना अफेक्ट करने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मतुआ समाज टीएमसी के साथ था, टीएमसी को भारी बहुमत मिला। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो वही समाज भाजपा के साथ खड़ा हो गया। तो भाजपा का उसके पहले सिर्फ 3 एमएलए थे उस प्रदेश में, लेकिन 3 एमएलए वाले प्रदेश में उसकी 18 एक साथ लोकसभा सीट आती हैं। ये मतुआ समाज ने भाजपा का साथ दिया, इसलिए उसे इतनी भारी विजय मिली। रही बात जो बात सामने आ रही है, तो संघीय व्यवस्था में और लोकतंत्र में जब केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो वो पूरे देश में लागू होता है। लेकिन हमारे देश की हालत क्या बोलूँ मैं उसको, कि इतनी खराब है या इस तरह की राजनीति हावी होती है कि जिन नियमों का और जिन कानूनों का जनता को फायदा मिलना चाहिए उसके आड़े राजनीति आ जाती है। पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए जो 2000 रुपये हर 3 तिमाही में पैसा देने की बात केंद्र सरकार ने की है और योजना चला रही है, उसका पैसा अब तक पश्चिम बंगाल में किसानों को नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि टीएमसी नहीं चाहती थी कि वो पैसा मिले किसानों को। उसका श्रेय किसको जाता? केंद्र सरकार को जाता। अब जब चुनाव का वक्त आया और जनता ने मांग की, किसान उसके साथ खड़े होने लगे, तो फिर टीएमसी को याद आया और टीएमसी ने एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कहा कि वो किसानों का पैसा पूरा का पूरा राज्य सरकार को दे दिया जाए। तो हमारे देश का दुर्भाग्य यही है, और खासतौर पर राजनीति में, कि हर चीज़ को लोग अपने मुनाफे और घाटे से जोड़कर देखते हैं, और इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी तरह के अन्य मामलों में भी है। तो जब तक राजनीति इस देश में हावी रहेगी तब तक समाज के लोगों को इस तरह का नुकसान होता ही रहेगा, और बाद में वो चुनावी मुद्दे बनेंगे। और फिर जब लगता है कि हमारे द्वारा उठाया गया कदम हमारी सरकार पर भारी पड़ रहा है, तो फिर पलटी खा जाते हैं राजनेता। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जी। चलिए नवीन जी आपके पास आना चाहूंगे। मिथुन जी ने कहा कि तमिलनाडु में आप कुछ और कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ और कहते हैं सीए को लेकर। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि नागरिकता दिलवाएंगे, तमिलनाडु में कह रहे हैं कि नागरिकता नहीं। तो दोहरा चरित्र क्यों? पहले आपको समझाने पहले मेरे कांग्रेस की समझ नहीं पा रहे, एनआरसी और सीए दोनों अलग अलग चीज है। सीए हिंदुस्तान के अंदर लागू हो चुका है, राष्ट्रपति का अनुमोदन हो चुका है और उसकी बिल ऑलरेडी इंडिया के अंदर लागू है। सीए का मतलब है कि पड़ोसी देश के अंदर, अगल बगल देश में कोई भी अगर वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय का लोग अगर पीड़ित होता है और देश में हमारे आना चाहता है, उनका स्वागत है। कोई मैटर समझा नहीं पा रहे हैं, ये आपके चल के माध्यम से बार बार मिसगाइड कर रहे हैं। अरे मतुआ समाज वही है। मतुआ समाज इस बंगाल से जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब वहां पे अत्याचार बढ़ी तो उसमें काफी आजादी से पहले, आजादी के बाद काफी लोग आकर के हिंदुस्तान के बंगाल और आसाम के कुछ इलाके में ये लोग आकर के सेटल हुए, जिसकी नागरिकता की बात कर रहे हैं। मिथुन जी आपने कुछ कहा था कि मतुआ समाज के लोगों को शायद बीजेपी गैर हिंदू मानती है, ये कुछ? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नया कानून ला रहे हैं मैं कि जो व्यक्ति आज इस देश का नागरिक है अब उसे इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो व्यक्ति आधार कार्ड बनवा सकता है, पासपोर्ट बनवा सकता है, उसको नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उस व्यक्ति को इन्हीं की सरकारें कई जगह राशन दे रही हैं, उसके लिए सुविधाएं दे रही हैं, उसको नौकरियां दे रही हैं, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे, अगर चाहेंगे तो उसको नागरिक माना जाएगा। समय कम है, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ नवीन जी, आपके टर्न में आपके झूठ को मैंने सुना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहली बात, अभी जो बात कही गई थी कि इस देश का दुर्भाग्य है ऐसे ऐसे कानून, मैं कहता हूं इस देश का सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी सरकारें हैं जो गलत कानूनों को लागू होने से रोकती हैं। सौभाग्य इसलिए, मध्य प्रदेश का आप उदाहरण ले लीजिए जहां मैं निवास करता हूं, यहां 2 लाख किसान ऐसे हैं जिनसे कि आज वसूली हो रही है, जिनको उपचुनाव के पहले ये कहकर के पैसा दिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि आपको दी है। 2 लाख ऐसे परिवारों से वसूली हो रही है। वेस्ट बंगाल में भी इनको यही करना था कि चुनाव के पहले दो, चुनाव के बाद हंटर मार के वसूल लो। तो ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको रोकने का काम, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को रोकने का काम यदि राज्य सरकारें करती हैं तो ये दुर्भाग्य नहीं, इस देश का सौभाग्य है। वो जो लोग चाहते हैं एक ही जो सरकार हो जो अपनी हिटलर शाही चलाते रहे, वो शायद इसको सौभाग्य।
समय काफी कम है और चर्चा में शामिल होने का मैं चारों को यह धन्यवाद करना चाहूंगी। तो बता दें, अब मथुआ समाज के सहारे ममता बनर्जी भी है और नरेंद्र मोदी भी। अब देखना होगा कि 2 मई को दीदी आते हैं, दादा आते हैं और मथुआ समाज किसके जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने भी ये वादा किया है कि सीए के तहत नागरिकता दिलाई जाएगी। वहीं ममता बनर्जी भी ये वादा कर चुकी है कि उन्हें वहां जमीन आवंटित की जाएगी। अब फिलहाल देखना होगा कि 2 मई को किसका राज तिलक होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।